घर की बहू संजना अपने रूप और चाल ढाल से पूरे मोहल्ले में जानी जाती थी। महंगे कपड़े, भारी गहने और सिर पर सजा हमेशा चमकता हुआ सिंदूर उसकी सास सुनैना देवी थी। धर्मपरायण लेकिन भीतर से सख्त और नियमों से जकड़ी हुई। और उसके पति राजेश जो शहर में सरकारी नौकरी करते थे, सप्ताह में बस 2 दिन घर आते थे। घर के दूसरे हिस्से में छोटी बहू रमा रहती थी। उसकी सादगी और शांत स्वभाव सबका भाती थी। रमा को सजने संवरने से ज्यादा घर के कामों में दिलचस्पी थी। सुबह की पहली किरण के साथ वह झाड़ू पोछा, रसोई, सब्जी, बर्तन सब संभाल लेती थी, जबकि जेठानी संजना अपने कमरे में शीशे के सामने सास सवार में लगी रहती थी। सासू माँ कहती, देखो रमा, ये तुम्हारी जेठानी कैसे चमकती है और तुम हमेशा बस साड़ी में लिपटी रहती हो। थोड़ा ध्यान रखो अपनी रूप का। रमा हल्की मुस्कान देकर कहती, माँ जी, आप ही तो कहती हैं कि घर का सौंदर्य उसके काम में है, न कि चेहरे के मेकअप में। लेकिन उनके शब्दों की गहराई कोई नहीं समझ पाता, बस उसकी नम्रता सबको भली लगती। संजना का शौक गहनों में था। उसके पास सोने हीरे के ऐसे ऐसे सेट थे कि गांव की औरतें उसकी झलक देखने को तरस जाती। वो जब भी तैयार होती, पूरा आंगन चमक उठता। एक दिन ऐसा हुआ, संजना नहाने से पहले अपना सारा गहना का डिब्बा लेकर अपने कमरे की बड़े शीशे के सामने बैठी थी। सूरज की खिड़की से आ रही थी और सोने की चेन पर कंगन, झुमके और उसकी रोशनी में ऐसी चमक रहे थे मानो पूरा कमरा सोने से भर गया हो। उसने अपने गले का हार उतारा, चूड़ियां मेज पर रखी, पायल की डिब्बी में रखा और गुनगुनाती हुई बाथरूम में चली गई। बाथरूम के दरवाजे से पानी की आवाज आने लगी और कमरे में बस खुशबू और चमक रह गई। तभी आंगन से आती रमा की चाल की धीमी आहट सुनाई दी। वह हमेशा की तरह काम संभालते हुए झाड़ू लिए कमरे के दरवाजे तक पहुंची। उसने देखा दरवाजा आधा खुला हुआ है और भीतर अलमारी के पास गहनों का डिब्बा खुला पड़ा है। उसने पहले सोचा शायद दीदी भूल गई होंगी, पर जब उसकी नजर उस हार पर पड़ी जो सबसे ऊपर रखा था, वो दिल की धड़कन रोकने वाला पल था। वो हार इतना सुंदर था कि उसने जीवन में इतना नजदीक से कभी सोना नहीं देखा था। उसकी आंखें ठहर गई। एक पल को उसने मन में सोचा, अरे दीदी ने कितने सुंदर गहने रखे हैं, कितना अच्छा लगता होगा पहनकर। पर जैसे ही उसने पास जाकर देखा तो उसके भीतर की हल्की इच्छा उठी, बस एक बार पहन लूं, कोई देख तो नहीं रहा। और ये सोचकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी, मतलब दीदी अभी बाहर नहीं आए। उसने कांपते हाथों से वो हार उठाया और अपने गले में डाल लिया। जैसे ही हार गले में डाला, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने आईने में खुद को देखा, वो रमा थी। पर उस पल उसने खुद पर यकीन नहीं हुआ। उसके भीतर दबे वर्षों की इच्छा, वो दबी हुई सुंदरता, वो चाह कि कभी कोई उसे भी देख कर तारीफ करे, एक साथ बाहर आने लगा। इसी बीच दरवाजे से नन्ही सी आवाज आई, भाभी ये क्या कर रही हो? रमा घबराई हुई पीछे देखा तो उसकी ननद पायल खड़ी थी, शरारती पर तेज दिमाग वाली लड़की। उसके चेहरे पर हैरानी और मुस्कान दोनों थी। पायल बोली, वाह भाभी, अगर भाभी देख लेंगी तो समझो तू आज गई काम से, लेकिन तू तो गजब लग रही है सच में। रमा ने जल्दी से हार उतारते हुए कहा, नहीं पायल, बस ऐसे ही देखा, पहनने का मन कर गया। पायल ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, मन तो सबका करता है, लेकिन भाभी के गहने को छूना मतलब तूफान को छेड़ना। रमा ने डरते हुए हार वापस डिब्बे में रख दिया। तभी बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खटका और दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। पायल ने तुरंत इशारा किया, चलो बाहर चलो, नहीं तो फंस जाओगी। दोनों जल्दी से निकल गई। उधर संजना नहाकर बाहर आई तो कमरे में सब कुछ वैसा ही था, सिवाय उसकी हल्की सी गंध जो रमा की चुन्नी से रह गई थी। उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने अपने गहने फिर से पहने और शीशे के सामने मुस्कुराई। पर किस्मत का खेल तो अब शुरू होना था। उस दोपहर जब सब लोग आंगन में बैठे थे, संजना ने अचानक पाया कि उसका छोटा हीरे वाला झुमका गायब है। उसने तुरंत शोर मचा दिया, माँ, मेरा झुमका गायब हो गया, कोई ले गया। पूरे घर एक पल में हिल गया। सासू माँ, देवर, ननद सब आ गए। रमा घबराई हुई क्योंकि वो जानती थी कि उसने कुछ नहीं किया, पर उसका वहां जाना ही शक का कारण बन सकता है। सुनैना देवी बोली, किसी ने तो हाथ साफ किया है, ये घर कोई सराय नहीं है, यहाँ चीजें गायब हो जाएं। उसकी नजर धीरे धीरे रमा पर टिक गई, क्योंकि वही उस कमरे के पास गई हुई थी। पायल चुप थी, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। रमा कांपती आवाज में बोली, माँ जी,
मैंने कुछ नहीं लिया, मैं तो बस झाड़ू लगाने गई थी। लेकिन संजना चीख पड़ी, हाँ हाँ तू ही गई थी, और कौन जा सकता है मेरे कमरे में। माहौल इतना गर्म हो गया कि सास ने भी कहा, रमा अगर तुमने कुछ नहीं लिया तो कसम खाओ भगवान की। रमा की आंखों से आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी मैंने सच में कुछ नहीं लिया, अगर झूठ बोल रही हूँ तो मुझे सजा मिले। लेकिन उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पायल अंदर ही अंदर अपराध बोध से जल रही थी। उसे सच्चाई पता थी कि रमा ने कुछ नहीं चुराया, लेकिन उस पल वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी बोलने की। रात गहराती गई, घर की खामोशियां थी, लेकिन रमा के भीतर तूफान मचा हुआ था। वो सोचती रही कि उसके सच्चे स्वभाव पर भी लोग शक कर रहे हैं। उसने मन ही मन ठान लिया कि सच्चाई सामने आएगी चाहे कुछ भी हो। रात का सन्नाटा घर की दीवारें में उतर चुका था, लेकिन रमा के मन में हलचल मच गई थी। वो चारपाई पर लेटी थी, पर नींद जैसे उसे कोसों दूर हो गई हो। बार बार वही दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। संजना का शोर मचाना, सासू माँ का शक भरी नजरों से देखना, और सबके सामने उसका अपमान होना। उसका दिल बार बार कह रहा था कि सच्चाई बोल दो, लेकिन कौन सुनेगा। और इधर पायल अपने कमरे में बैठी थी, चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने देखा था कि रमा ने सिर्फ थोड़ी देर के लिए हार पहना था, कुछ भी नहीं लिया था, लेकिन डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। अंदर से उसकी आत्मा उसे कचोट रही थी। क्यों चुप रही पायल, तू तो जानती है कि वो निर्दोष है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मन में सोचा कि कल सुबह सबको सच बता देगी, पर फिर डर लगा, अगर भाभी उसे नाराज हो गई तो, अगर माँ ने मुझे झूठा कहा तो। और वो फिर खामोश हो गई। सुबह का सूरज उगा, लेकिन घर में रोशनी के बजाय तनाव फैला हुआ था। सासू माँ की आंखें लाल थी, संजना का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, और रमा अपने काम में लग गई, लेकिन उसकी चाल धीमी थी। जब वो चूल्हे पर रोटियां बना रही थी, तभी सास ने ताना मारते हुए कहा, कुछ लोग के हाथ में चांदी लगते ही आंखें चमक जाती हैं, गरीब घर की आदतें कभी नहीं जाती। रमा की आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी उसके ससुर हरिराम जी आंगन में आए। वे शांत और समझदार इंसान थे। उन्होंने सब देखा और सुना। उन्होंने धीरे से कहा, सुनैना तुमने रमा को इतने सालों से देखा है, क्या अभी ऐसा कुछ किया है उसने? सास बोली, आजकल के जमाने में कौन जानता कि कौन कब बदल जाए। और फिर कमरे में वही गई थी। हीरा राम जी ने गहरी सांस ली, रमा की तरफ देखा और बोले, बेटी अगर तूने कुछ नहीं लिया तो चिंता मत कर, सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाती है। ये शब्द रमा के दिल में मरहम जैसे लग गए। उधर संजना दिन भर सबके सामने खुद को पीड़ित दिखाती रही। मेरा झुमका बहुत कीमती था, दिल से जुड़ा हुआ था, शादी में मायके वालों ने दिया था। सोचो अब विश्वास किस पर करें। सब औरतें भी बातों में लग गई। आजकल बहुएं भी ना जब मौका मिलता तो चरित्र दिखा देती, और ये बातें रमा के कानों में तीर की तरह लगती, लेकिन वो चुप रहती। उसने कभी किसी से बदला नहीं लिया था, न ही अपनी सफाई में चीखना उसे आता था। शाम को जब सब लोग आंगन में बैठे थे, तब अचानक पायल वहां आ गई। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। वो कुछ कहना चाह रही थी, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। सास ने पूछा, क्या बात है पायल, तू कुछ कहना चाह रही है क्या? पायल ने नीचे देखा और बोली, नहीं माँ कुछ नहीं। फिर वो रमा की तरफ देखकर चुपचाप अंदर चली गई। रमा ने उसकी आंखों में कुछ अजीब सा देखा, जैसे अपराध बोध और डर का मिश्रण। रमा समझ गई कि पायल कुछ छुपा रही है, लेकिन वो जानती थी कि सच सब अपने समय पर खुद निकलता है। उधर रात को जब सब सो गए थे, रमा ने पायल के आगे दीपक जलाया और बोली, हे प्रभु अगर मैं निर्दोष हूँ तो आप सच्चाई सामने लाना, मुझे बस मेरी इज्जत लौटा दो। उसकी आंखों से आंसू बहने के लिए उसी वक्त उसके ससुर हरिराम जी दूर से ये सब देख रहे थे। सुबह उन्होंने सबको बुलाया और बोले, कल घर की सब अलमारियां चेक की जाएगी, लेकिन इससे पहले एक बात सुन लो, अगर किसी ने गलती से की है तो अभी मान ले, बाद में शर्मिंदगी ज्यादा होगी। घर में सन्नाटा छा गया, सबकी नजरें नीचे थी। रमा का चेहरा शांत था, संजना की कठोर और पायल का डरा हुआ। फिर हरिराम जी ने खुद संजना के कमरे में जाकर अलमारी खोली, डिब्बे खोले, बाथरूम के पास देखा, सब जगह ढूंढा, पर वो झुमका नहीं मिला। तभी उसकी नजर पलंग के नीचे पड़ी। वहां एक छोटी सी दरार में कुछ चमक रही थी। उन्होंने हाथ बढ़ाया और झुमका निकाल दिया। झुमका बिल्कुल वही था, हीरे का, जो गायब हुआ था। उन्होंने बाहर आकर कहा, लो ये रहा तुम्हारा झुमका। सब हैरान रह गए। संजना का चेहरा उतर गया। सास ने हक्का बक्का होकर पूछा, ये
वहाँ कैसे पहुँचा? हरिराम जी ने शांत स्वर में कहा, शायद किसी जल्दीबाजी में गिर गया होगा। लेकिन देखो, इस झूठे शक ने आज हमारे घर की शांति छीन ली है। रमा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन सास और संजना दोनों को शर्मिंदगी महसूस हुई। पर अहंकार भी तो कोई चीज होती है। संजना बोली, ठीक है, गलती मेरी थी, पर मैंने सोचा था, वो हालात देखकर सोचा। रमा, तुझे भी चाहिए था कि बता देती, तू कमरे में गई थी। ये कहकर वो चली गई, जैसे अपनी गलती स्वीकारना कि उसके स्वाभिमान के खिलाफ हो। उस रात पायल रमा के कमरे में आई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू थे। उसने कहा, भाभी, माफ कर दो मुझे। मैंने देखा था उस दिन तुमने बस गहने ट्राई किए थे, कुछ नहीं लिया था। पर मैं डर गई थी कि भाभी मुझसे नाराज हो जाएंगी। मेरी वजह से सब तुम पर शक किया है। मैं बहुत शर्मिंदगी हूँ। रमा ने उसका सिर सहलाया और बोली, पायल, इंसान गलती करता है, लेकिन उसे मान लेना ही सबसे बड़ी होती है। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। पायल फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, आप बहुत अच्छी हैं भाभी, आप जैसी कोई नहीं है। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से समान होने लगा, लेकिन रमा के मन में जो घाव लगा था वो गहरा था। वो अब पहले जैसे नहीं रही। अब वो कम बोलती, ज्यादा सोचती। ससुर हरिराम जी से एक दिन कहा, बेटी, दूसरों के आरोप से तेरी सच्चाई नहीं बदलती। तू जैसी थी वैसी ही रह। रमा ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया, पर उसके मन में कहीं एक ठंडा डर था कि जब सच्चाई कोई गवाही न हो तो सच्चे लोग भी झूठे साबित हो जाते। दिन बीतते गए, लेकिन रमा के भीतर का दर्द शांत नहीं हुआ। घर में अब कोई उसे सीधे ताने नहीं मारता, पर उस नजर का तिरस्कार जो उसने झेला था वो हर रोज उसकी आत्मा को चुभता। जब भी वो रसोई में जाती, सासू माँ धीरे से कह देती, रमा, अब तो तूने खुद को साबित कर दिया है, लेकिन हम औरतें, हमारा भरोसा टूट जाता है तो वो जल्दी नहीं जुड़ता। और ये सुनकर रमा बस मुस्कुरा देती। वो जानती, कुछ भरोसे शब्दों से नहीं, वक्त से लौटते हैं। मगर अब उसने ठान लिया था कि वो खुद को सिर्फ घर के चार कर्मों तक सीमित नहीं रखेगी। उसके भीतर आत्मनिर्भरता की एक नई ज्वाला जल चुकी थी। हरिराम जी ने एक दिन उसे समझाया, बिटिया, अब तू अपने पैर पर खड़ी होना सीख। सच्चाई की जीत तक पूरी होती है जब इंसान अपनी इज्जत खुद वापस हासिल करे। ये शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे। अगले ही दिन रमन के पास के स्कूल में जाकर आवेदन किया, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। स्कूल की प्रिंसिपल ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और कहा, तुम्हारे जैसे लोग की जरूरत है, जो सिखाने से पहले जीना सिखाए। घर में जब रमा ने नौकरी की बात बताई तो पहले तो सास का चेहरा उतर गया। हमारे खानदान की बहू बाहर जाएगी। संजना बोली, अब बहुएं कमाने भी लगी हैं, घर का सम्मान कौन संभालेगा? लेकिन हरिराम जी ने दृढ़ स्वर में कहा, घर का सम्मान उस बहू से नहीं टूटता जो मेहनत करके, बल्कि उस सोच से टूटता है जो औरतें को बंधन में रखे। उनकी बात सुनकर घर में कुछ पल को सन्नाटा छा गया। रमा ने उसकी तरफ देखा और आंखों में गहरा आदर भर आया। यही वो पल था जब पहली बार उसने महसूस किया कि कोई उसके लिए खड़ा हुआ है। धीरे धीरे उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में छोटे मोहल्ले के बच्चों को घर के आंगन में बैठाकर पढ़ाती। बच्चे से रमा दीदी कहकर पुकारते और उसकी कोमल आवाज में सिखाने का अंदाज लेते। जब पहली बार किसी बच्चे ने उसकी दी हुई शिक्षा पर परीक्षा में अच्छे अंक लाए तो रमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये वो आंसू थे जिसके लिए आत्मसम्मान की मिठास थी। पायल अक्सर शाम को उसके पास बैठ जाती और धीरे धीरे उससे बातें करने लगती। उससे एक दिन कहा, भाभी, आपने जो सहा है वो शायद कोई और नहीं सह पाता, पर आपकी शांति और सब्र मुझे बहुत सिखाया है। रमन ने मुस्कुराकर कहा, पायल, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत सब्र है, और जो सब्र कर लेता उसे उसी वक्त खुद झुककर सलाम करता। पायल अब सचमुच उसकी छोटी बहन जैसी बन गई थी। वो हर काम में उसका साथ देती, सास के तानों से बचाती और हर वक्त उसकी ढाल बन जाती। इधर संजना का घर में रुतबा धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी बोलने की वह पुरानी ठसक अब किसी को नहीं भाती। जब भी वो दूसरों पर रौब झाड़ती, सास कह देती, अब सब बदल रहा है संजना, आज की औरतें अब चुप नहीं रहती। ये सुनकर संजना को अजीब सा लगता। उसे एहसास होने लगा था कि उसका अहंकार अब भी उसे माफी मांगने नहीं देता। एक दिन की बात है, जब रमा स्कूल से लौटी तो देखा कि घर से
अफरा तफरी मची हुई थी। रंजना का पति महेश दफ्तर से लौटते एक बाइक से गिर गया था और उसके पैरों में गंभीर चोट आई थी। डॉक्टर ने कम से कम 3 महीने का आराम की सलाह दी थी। घर की जिम्मेदारियां अब पूरी तरह से संजना के कंधों पर आ गई थी। बैंक की नौकरी, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई सब एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा था। तब रमा आगे आई और बोली, दीदी अगर आप चाहे तो मैं स्कूल में आपकी मदद करने कर सकती हूँ। बच्चों को पढ़ा दूंगी और घर का काम भी कर लूंगी। संजना कुछ पल के लिए देखती रह गई, फिर उसकी आंखें भर आई। वो बोली, जिसे हमने हमेशा छोटा समझा आज वही सबसे बड़ा दिल रखती है। पहली बार उसने रमा को छोटी कहा। धीरे धीरे संजना का रवैया बदलने लगा। वो और रमा के साथ साथ की तारीफ करने लगी। साथ साथ से कहती, माँ रमा के बिना घर अब अधूरा है। रमा सासू माँ भी अब पहले जैसी कठोर नहीं रही। एक दिन उन्होंने रसोई में रमा से कहा, बिटिया तूने तो हमें सिखा दिया कि औरतें की ताकत उसके संस्कार में होती है, अमीरी में नहीं। रमा की आंखों में विनम्रता थी। उसके हाथ हाथ जोड़कर कहा, माँ जी अगर घर का माहौल अच्छा हो तो हर रिश्ता खिल उठता है। अब वो वही रमा नहीं रही जो अपमान सुनकर चुप रहती थी। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। स्कूल की उसकी तारीफें हो रही थी। बच्चे उसे आदर्श मानते थे। उसकी मेहनत देखकर स्कूल के ट्रस्टी ने उसे अस्थायी शिक्षक बना दिया। और जब उसने अपनी पहली तनख्वाह ससुर जी के हाथ में रखी तो हरिराम जी की आंखें भर आई। उसने कहा, तूने सिर्फ अपनी ही नहीं इस घर की इज्जत लौटा दी बिटिया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।